नमस्ते। तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और करीब से देखते हैं टाटा एलेक्सी के ताज़ा तिमाही नतीजों को। ये जो शानदार नंबर दिख रहे हैं, इनके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए मिलकर पता करते हैं। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ तो अच्छी खबरें हैं, जैसे कि मुनाफे में साल दर साल 28% का उछाल और शेयर होल्डर्स के लिए 75 रुपीस का जबरदस्त डिविडेंड। लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार का रिएक्शन देखिए, शेयर्स 3% से ज्यादा गिर गए। तो सवाल ये उठता है कि असल में चल क्या रहा है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के इतने अच्छे नतीजों और मार्केट के इस नेगेटिव रिएक्शन के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसी सवाल पर बात करेंगे कि अच्छी खबर पर बुरा रिएक्शन क्यों आया। फिर नंबर्स को खंगालेंगे, कंपनी के 3 सेगमेंट्स की कहानी समझेंगे, शेयर होल्डर पेआउट पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए आगे की राह कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अच्छी खबर बुरा रिएक्शन। कहानी के केंद्र में जो ये विरोधाभास है, पहले उसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हेडलाइन से हटकर असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। वाह, पहली नजर में तो ये ग्रोथ कमाल की दिखती है। जरा सोचिए, Q3 में जहां प्रॉफिट 109 करोड़ रुपए था, वो Q4 में बढ़कर सीधा 220 करोड़ रुपए हो गया। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है जो लगभग अविश्वसनीय लगती है। पूरे 102%। एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी छलांग, ये किसी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस जैसा लगता है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए ना, हमें एक अकाउंटिंग टर्म को समझना होगा, जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम या असाधारण मद। ये होता क्या है? असल में ये कोई ऐसा एक बार का बड़ा खर्चा या कमाई होती है जिसके बार बार होने की उम्मीद नहीं होती। और ये रहा वो राज। ये जो 102% की भारी भरकम छलांग दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि पिछली तिमाही यानी Q3 का प्रॉफिट असल में कम था। क्यों? क्योंकि उस क्वार्टर में कंपनी ने कर्मचारी लाभों के लिए 95.7 करोड़ रुपए का एक बड़ा एकमुश्त खर्च दिखाया था। तो असली तस्वीर क्या है? अगर हम 102% वाले आंकड़े को साइड में रखें, जो एक तरह से भ्रामक है, तो कंपनी की जो साल दर साल की ग्रोथ है, वो 28% की है। ये एक ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर तस्वीर पेश करती है। ठीक है, तो प्रॉफिट की कहानी तो साफ हो गई। अब देखते हैं कि कंपनी के जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं, यानी जहां से पैसा आता है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रेवेन्यू आ कहां से रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मीडिया और कम्युनिकेशन सेगमेंट इस तिमाही में सबसे बड़ा हिस्सा लेकर आया, लगभग 32.7%। तो परफॉर्मेंस देखें तो एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। मीडिया और कम्युनिकेशंस ने नई एडटेक और अमेरिकी टेलीकॉम डील्स की वजह से 5.6% की अच्छी ग्रोथ दिखाई। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट ने 2 बड़ी डील्स हासिल की हैं और अब उनका 77% रेवेन्यू सीधे गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से आ रहा है। वहीं हेल्थ केयर में कुछ डील्स थोड़ी लेट हो गईं, लेकिन एक बड़ी जापानी मेडिकल कंपनी के लिए एक नया AI बेस्ड डेवलपमेंट सेंटर भी लॉन्च किया गया है। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ तौर पर पॉजिटिव है, और वो है शेयर होल्डर्स को मिला इनाम। बोर्ड ने हर शेयर पर 75 रुपए के भारी भरकम डिविडेंड की सिफारिश की है। ये निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार कैश रिवॉर्ड है। और ऐसा नहीं है कि ये बस इसी साल हुआ है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो ये ट्रेंड बिल्कुल साफ है। कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड बढ़ाती रही है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर पिछली परफॉर्मेंस अच्छी थी, डिविडेंड भी शानदार था, तो फिर बाजार क्यों घबराया हुआ था? आखिर मार्केट को किस बात की चिंता थी? ये कहावत स्टॉक मार्केट पर बिल्कुल फिट बैठती है कि बाजार हमेशा गुजरे हुए कल को नहीं बल्कि आने वाले कल को देखता है। उसे इस बात से ज्यादा मतलब होता है कि कंपनी आगे कहां जा रही है, ना कि वो कहां से आई है। और जवाब हमें यहां मिलता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने आने वाले साल के लिए हायर सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है। मतलब ग्रोथ तो होगी, लेकिन शायद उतनी तेज नहीं जितनी निवेशक उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास आगे के लिए कोई प्लान नहीं है। उनका सबसे बड़ा दाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर। उन्होंने डेवलपमेंट को तेज करने के लिए devstudio.ai लॉन्च किया है और अपनी सभी सर्विसेज में AI को शामिल करने के लिए बड़ी बड़ी AI कंपनियों से पार्टनरशिप कर रहे हैं।
तो अगर इस कंपनी को आगे ट्रैक करना है तो कुछ चीज़ों पर नज़र रखनी होगी, जैसे कि बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर सेगमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैनेजमेंट की एआई स्ट्रैटेजी पर क्या कमेंट्री आती है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एआई पर इतना बड़ा फोकस करने के बाद क्या टाटा एल्क्सी अपनी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा पाएगी, या फिर अब धीमी और स्थिर चाल ही नई हकीकत होगी?